हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। हमें अपने सिलेबस में दो तरह का स्फीयर पढ़ना है। पहला यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, यानी जो भीतर से खोखला होगा, उसकी वजह से बाहर उसके सरफेस पे और भीतर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। और जो दूसरा केस है उसमें यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर होगा, उसकी वजह से भी वंस अगेन बाहर उसके सरफेस पे और भीतर किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें पढ़ना है। और ये दोनों केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेई और नीट के एग्जाम के लिए। इसमें जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे, जो भी हम ग्राफ बनाएंगे, वो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला के डेराइवेशन है, इसका जो फॉर्मूला निकालने का जो प्रोसेस है, वो हम कई तरीके से कर सकते हैं। कई तरीके से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्फीयर की वजह से निकाल सकते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे सरल तरीका है, जो सबसे सिंपल मेथड है, वो है कि सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। उस रिलेशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे और उससे जो फॉर्मूला आएगा उसको यूज करते हुए स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट्स पे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड की मेरी वीडियोस देखी होंगी, और मेरी वीडियोस अगर आपने नहीं भी देखी हैं तो भी बेसिक कंसेप्ट ग्रेविटेशनल फील्ड का और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्लियर होना चाहिए। देखो, मेरी वीडियोस को सीक्वेंस में जब आप देखोगे तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। सो राइट डाउन द हेडिंग, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसी भी मास की वजह से 3 डायमेंशन में, स्पेस में एक फील्ड क्रिएट होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। वो ग्रेविटेशनल फील्ड एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं। उसमें उसको जिस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, और जिस स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों बेसिकली एक ही फिनोमेना को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों का आपस में भी एक कनेक्शन होना चाहिए। वही कनेक्शन आज हम समझने वाले हैं। फिर इससे जो फॉर्मूला आएगा उसका यूज करके फिर हम स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, मान लो यहां कोई मास या ढेर सारे मास या किसी भी तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, बिल्कुल होगी। डायरेक्शन कोई पूछे तो इस डायरेक्शन में होगी। किसी भी मास की वजह से या ढेर सारे मासेस की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द मास होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मान लेते हैं यहां एक पॉइंट है ए और इसके एकदम बगल में इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस पे एकदम पास एक दूसरा पॉइंट है बी। तो एकदम पास पॉइंट बी बनाएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, दिखेगा भी नहीं, इसलिए समझने के लिए यहां बना लेते हैं। यहां है हमारा पॉइंट बी, बट ए पॉइंट और बी पॉइंट बहुत पास पास है, इसलिए इनके बीच की सेपरेशन को डी आर लिख दें। डी आर यानी बहुत ही छोटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर आपसे कहें कि बाय डेफिनेशन आप VA माइनस VB बताओ, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस, तो हमने पिछली वीडियो में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस समझा था। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग VA माइनस VB क्या होगा? वर्क डन B टू A, यानी B पॉइंट से A पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन, किसको ले जाने में? टेस्ट मास को ले जाने में, जिसकी वैल्यू कितनी हो? m0। तो वर्क डन B टू A डिवाइडेड बाई m0, ऐसे डिफाइन होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस, VA माइनस VB। इसको मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर स्टार। VA माइनस VB को सोचो जरा, क्या DV लिखा जा सकता है? क्योंकि A पॉइंट और B पॉइंट बहुत पास पास है, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? DR। तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी बहुत छोटा होगा, इसलिए उसको DV मान लेते हैं। इज इक्वल्स टू, अब देखो ये वर्क कैसे कैलकुलेट होगा।
हमें क्या करना है, हमें एक टेस्ट मास m0 को B से A तक ले जाना है और वर्क डन कैलकुलेट करना है। इसमें B पॉइंट से A पॉइंट तक ले जाने की एक शर्त होती है, एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि B पॉइंट से A पॉइंट तक m0 को एकदम स्लोली धीरे धीरे ले जाते हैं ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई गेन ना हो। तो अगर यहां कोई मास है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो यहां अगर आप m0 का एक टेस्ट मास रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। तो अगर हम कुछ नहीं भी करेंगे तो इस फोर्स की वजह से ये B पॉइंट से A पॉइंट तक चला जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसे एक्सेलरेट नहीं होने देना है। अगर फोर्स लगेगा तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट हमें वैसा नहीं होने देना है। इसको एकदम स्लोली धीरे धीरे लेके जाना है। तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा हमें भी उसी के इक्वल अपना फोर्स लगाना होगा। इसको आप F एजेंट या F एक्सटर्नल बोल सकते हो। अब आप कहोगे सर ये वाली और ये वाली वैल्यू बराबर होगी तो ये जाएगा कैसे? ये सब हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अरे इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, उसको नेग्लेक्ट कर दो। तो ये F की वैल्यू कितनी होगी? मान लेते हैं यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू है I। देखो A पॉइंट और B पॉइंट अगर एक दूसरे से काफी दूरी पर सेपरेटेड होंगे तो A पॉइंट पे और B पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग होगी, लेकिन सिंस A पॉइंट और B पॉइंट बहुत पास पास है, इसलिए A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होगी उसको हम यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट मान सकते हैं। मान लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी है? I। बाय डेफिनेशन I क्या होता है? I होता है F डिवाइडेड बाई m0। यहां से F की वैल्यू आएगी I इंटू m0। सिंस F और F एक्सटर्नल आपस में क्या है? इक्वल, इसलिए इस F की जगह हम F एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। ये कितना आया? I इंटू m0। यानी इसको अगर हमें B पॉइंट से A पॉइंट तक एकदम स्लोली लेके जाना है तो हमें लगातार इधर एक फोर्स लगाए रहना पड़ेगा। उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? I इंटू m0। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा? वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ध्यान देना, फोर्स लग रहा है F एक्सटर्नल इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर फोर्स इधर लगे और डिस्प्लेसमेंट उसके जस्ट अपोजिट हो, यानी फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री का एंगल बने, तो वर्क डन नेगेटिव होता है। या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F डॉट डी, F डी कॉस थीटा। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट उसके जस्ट अपोजिट, एंगल बनेगा 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू माइनस होती है, -1। तो ये जो वर्क डन है ये पहली बात तो नेगेटिव आएगा, और वर्क डन होगा कितना? फोर्स F एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट विच इज dr और डिवाइडेड बाई m0। इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। dv इज इक्वल्स टू माइनस F एक्सटर्नल की वैल्यू वहां से पुट कर देते हैं, I इंटू m0 इंटू dr डिवाइडेड बाई m0 से m0 निपट गया। dv इज इक्वल्स टू बचा माइनस I इंटू dr। यहां से I की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस dv बाई dr। यही रिलेशन होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी में। अब इसमें आपको कई सारा नोट्स लिखना है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, इस तरीके से करके। पहले ये बताओ, यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी का यूनिट क्या आएगा? ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट कितनी होती है? ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर केजी। लेकिन यहां से dv बाई dr में dv यानी पोटेंशियल की यूनिट होती है जूल पर केजी। तो जूल पर केजी और नीचे ही इंटू मीटर, ये भी यूनिट ग्रेविटेशनल फील्ड के इंटेंसिटी की हो सकती है। नोट नंबर 1 में देखो क्या लिखना है, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है dv बाई dr, ये क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो dv by dr is known as potential gradient। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये अंडरस्टूड है। आगे ऐसा ही एक टर्म आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, वहां भी उसको शॉर्टकट में पोटेंशियल ग्रेडियंट ही बोलते हैं। मतलब पोटेंशियल का जो रेट ऑफ चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट बोला जाता है। नोट नंबर 2, यहां से हम ये बोल सकते हैं ना कि इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होती है। सो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट is the gravitational field intensity, या उसका उल्टा भी अपने हिसाब से लिख लेना कि ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होती है। नोट नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे चाहे तो आप IMP लगा सकते हो। If I is equals to 0, मान लो किसी पॉइंट पर या किसी रीजन में इंटेंसिटी 0 है, ऐसे केसेस हमने देखे हैं ना, याद करो। अगर कोई स्फेरिकल शेल हो, इसके भीतर हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? 0। तो अगर इस रिलेशन से हम देखें कि I 0 हो जाए तो यहां से माइनस dv by dr ये 0 होगा, माइनस उधर ले जाओ, एब्जॉर्ब कर दो उधर, तो dv by dr 0 होगा। dv by dr 0 होने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये 0 है। तो रेट ऑफ चेंज 0 होने का मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो कोई भी चीज जब अपने आप में कांस्टेंट होती है तो ही उसका रेट ऑफ चेंज 0 आता है। या कैलकुलस अगर आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन वगैरह, तो उसमें आपको शुरुआती क्लासेस में ही सिखाया गया होगा कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी की जो रेट ऑफ चेंज है या उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो dv by dr अगर 0 आ रहा है, इट मींस कि हमारा v कैसा होगा? v होगा कांस्टेंट। तो याद रहे, अगर किसी रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी 0 है तो वहां पोटेंशियल 0 नहीं होगा, वहां पोटेंशियल कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। अब कितना होगा वो देखेंगे, बट 0 नहीं होगा, और उस पूरे रीजन में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो एक जैसा होगा, कांस्टेंट होगा। जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नोट नंबर 4 देखो, नोट नंबर 4 क्या कहता है? ये जो फॉर्मूला हमें मिला है I इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr, इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। यहां से हमें dv की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस I dr। इसमें I ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी वेक्टर में अगर स्केलर का मल्टीप्लाई हो तो आने वाली क्वांटिटी वेक्टर ही होती है। तो RHS इसका वेक्टर है, LHS इसका स्केलर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसको, इस क्वांटिटी को भी हम पहली बात तो वेक्टर बनाएंगे, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो रहा है उसमें पढ़ा होगा आपने, वेक्टर्स का 2 तरह का प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो इन दोनों के प्रोडक्ट में हम इसको स्केलर प्रोडक्ट या जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, उस तरह का फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो dv इज इक्वल्स टू, यहां से हमें मिलेगा माइनस, अगर वेक्टर लगाएं तो I डॉट dr। अब आप कहोगे कि सर r तो डिस्टेंस है, ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है। फिजिक्स में देखो कई बार ऐसा होता है कि स्केलर को भी वेक्टर बनाना पड़ता है। कभी हम लेंथ को वेक्टर बनाएंगे, कभी हम एरिया को वेक्टर बनाएंगे, कभी डिस्टेंस को वेक्टर बनाना पड़ता है।
तो अगर इसको हम वेक्टर बना रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो समझना ज्यादा जरूरी है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है, या जो भी अगर मास वास है तो उससे दूर जाती हुई डायरेक्शन में होगी। जैसे अगर ये कोई स्फीयर है, इस पॉइंट पर अगर वेक्टर आर की डायरेक्शन समझनी है तो यहां से ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर आर की डायरेक्शन होगी। चाहे तो बगल में ऐसे बना लेना कि वेक्टर आर की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होती है। अब बताओ अच्छा, अगर दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा? इंटीग्रेशन dv इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन आई डॉट डी आर। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनफाइनाइट पे हम हमेशा जीरो एज्यूम करते हैं। रेफरेंस पॉइंट कहां होता है? इनफाइनाइट पे, और वहां पर हम पोटेंशियल क्या लेते हैं? जीरो, और उसके रेस्पेक्ट में फिर किसी पॉइंट का पोटेंशियल मेजर करते हैं। देखो ऐसा है ना, ये जो फॉर्मूला हमें मिला था I इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी आर, इसका क्या मतलब होता है? इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो उसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है या उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रेट सबसे ज्यादा होता है। जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबसे ज्यादा रेट से डिक्रीज करता है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होती है। मतलब जैसे कोई मास है, इसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता है किसी भी पॉइंट पर, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हो जाता है जीरो। तो अगर इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो है और उसके पहले किसी पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव है, तो नेगेटिव से जीरो की तरफ जा रहा है यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है, या उधर से अगर इस डायरेक्शन में आए तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा। तो पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में डिक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी एग्जिस्ट करती है। इंटेंसिटी जिस डायरेक्शन में होगी, अगर यहां कोई टेस्ट मास रख दें m0 तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये उधर ही जाएगा। जैसे यहां पानी गिरा दिया जाए तो पानी हाई ग्रेविटेशनल लेवल से लो ग्रेविटेशनल लेवल की तरफ फ्लो होगा। जैसे हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, ऐसा समझ सकते हैं मोटे मोटे तौर पर। फिर इसमें और भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे x डायरेक्शन में अगर इंटेंसिटी निकालनी हो I इन x डायरेक्शन तो ये होता है डेल बाई डेल एक्स वी। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब आप कहोगे कि सर डिफरेंशिएशन तो समझ में आ ही नहीं रहा है, आप ऊपर से पार्शियल डिफरेंशिएशन बता रहे हो, तो छोड़ो इसको, अपना काम इसी से चल जाएगा। ये जो सिंपल सिंपल हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, तो ये जो इंटीग्रेशन dv आया इज इक्वल्स टू क्या आया? माइनस इंटीग्रेशन I डॉट डी आर। अब देखो इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन dv इज इक्वल्स टू माइनस I डॉट डी आर में लिमिट लगाते हैं। व्हेन r इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट v इज इक्वल्स टू जीरो, यही करते हैं हम हमेशा। और जनरल किसी पॉइंट r पर जनरल हमारा पोटेंशियल होगा v। इंटीग्रेशन dv v होगा, अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट जीरो, v माइनस जीरो v, यानी जो LHS है वो हमेशा सॉल्व होके v आएगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड देखने में ही डरावना लग रहा है, ऐसा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। LHS को पहले ही हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो LHS को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन I डॉट डी आर। कहां से कहां? r इक्वल टू इनफाइनाइट से जहां भी r डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा वहां तक ये इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करना होगा। तो ये है वो फॉर्मूला जिसका हम अभी एप्लीकेशन, जिसका हम अभी यूज करने वाले, किसके लिए? किसी भी स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। तो अब आप हेडिंग डालो पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर यूनिफॉर्म है, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, ऐसा नहीं कहीं कम कहीं ज्यादा, ऐसा नहीं है। केस वन, केस वन क्या है? स्फेरिकल शेल।
इसकी वजह से तीन अलग अलग पॉइंट्स पर, तीन अलग अलग केसेस में हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझना है। फिर अगला केस होगा सॉलिड स्फीयर का, उसमें भी 3 केस होंगे। टोटल कितने केस हो गए? 6 केस। लेकिन बेसिकली आपको इसमें 4 केस ही पढ़ना है। आप कहोगे कि 2 केस कहाँ गया? तो 2 केस कहीं गया नहीं, 2 केस शुरू के इसके और उसके एक जैसे हैं, सेम फॉर्मूला मिलता है, सेम डेरिवेशन मिलता है। सबसे पहले इसको देखते हैं ना। केस 1 में ए, एट एनी, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखना अपने नोटबुक में, एट एनी आउटसाइड पॉइंट। देखो ध्यान से, ये हमारे पास कोई स्फेरिकल शेल है, कुछ ना कुछ मास होगा, मास मान लेते हैं m, कुछ ना कुछ रेडियस होगी, मान लेते हैं कैपिटल R। हमें सेंटर से r डिस्टेंस पे यहां एक पॉइंट है P, यहां हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और ऑब्वियसली अगर ये बाहर का पॉइंट है तो r ग्रेटर देन क्या होगा? R। सीधे लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन I डॉट डी आर। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? r इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट टू, सेंटर से मेजर करेंगे डिस्टेंस, r इक्वल टू सीधे जाएंगे कहां? इनफाइनाइट से r इज इक्वल्स टू r। ये एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें बताओ, अच्छा P पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी भी लिखनी होगी, तो चाहे तो आप यहां पे I आउटसाइड सफिक्स में छोटा सा लिख सकते हो। तो v इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन I या I आउटसाइड का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है माइनस जी, सॉरी माइनस नहीं, इंटेंसिटी माइनस है, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें देखो डॉट प्रोडक्ट भी है, a डॉट b का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, वो भी लगाना पड़ेगा। तो हमने a लिखा, b होगा डी आर, कॉस थीटा में दोनों के बीच का एंगल भी देख लो। अभी मैंने बताया था वेक्टर r की डायरेक्शन ऐसे होगी, रेडियली आउटवर्ड। इंटेंसिटी हमेशा किसी भी मास की वजह से उसकी तरफ होती है, दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो होगा 180 डिग्री। तो ये हुआ कॉस 180 डिग्री। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा? r इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट से r इज इक्वल्स टू r तक। v इज इक्वल्स टू माइनस, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू भी -1 होती है, तो माइनस माइनस निपटा दें, माइनस माइनस कैंसिल। जीएम कांस्टेंट है, इसको ले लेते हैं बाहर। इंटीग्रेशन बचा 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, कहां से कहां तक? फ्रॉम r इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट टू r इज इक्वल्स टू r तक। v इज इक्वल्स टू जी एम, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 बाई आर, और r इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट टू r इज इक्वल्स टू r। इसमें लिमिट्स भी पुट करनी है। ये यहां से ये कैसे आ गया? फॉर्मूले से आया। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। प्लस सी भी होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए उसको नहीं ही लिखते। ऊपर ले जाओगे पावर -2, -2 प्लस 1, नीचे भी -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 कितना होगा? -1। -1 का मतलब -1 बाई आर, नीचे भी माइनस है तो वो माइनस हो गया, 1 बाई आर हो गया। आई होप आपको ये सिंपल कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। अब इसमें अपर लिमिट पुट करोगे, क्या होगा? 1 बाई आर, इस माइनस को यहां बाहर निकाल लिया, माइनस लोअर लिमिट पर पुट करोगे आर की जगह सीधे सीधे इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0। फाइनल जो फॉर्मूला आएगा v आउटसाइड आएगा माइनस जी एम बाई आर। तो अच्छा, ये एकदम पॉइंट मास वाला ही फॉर्मूला है ना। इसका मतलब किसी भी स्फीयर की वजह से, जो इस केस में स्फेरिकल शेल है, भीतर से खोखला है, उसकी वजह से बाहर के किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो आता है, उसका फॉर्मूला एकदम वैसे आता है जैसे इसके पूरे मास को सेंटर पर रखा हुआ मानकर पॉइंट मास के पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दिया जाए। तो स्फीयर के लिए बाहर के किसी भी पॉइंट पर एकदम पॉइंट मास वाला फॉर्मूला आंख बंद करके लगाया जा सकता है।
तो वी आउटसाइड याद रहेगा, इसमें याद भी कुछ करने वाला नहीं है, सीधे सीधे पॉइंट मास वाला जो फॉर्मूला होता है वही लगाएंगे। स्फीयर की वजह से बाहर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल, पूरे स्फीयर के मास को सेंटर पर रखा हुआ मानकर पॉइंट मास के पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगा दिया -gm/r। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो चलते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 क्या होगा? केस नंबर 2 नहीं, मतलब इसी का पॉइंट बी। अब ये मिल गया हमें बाहर के पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसी में आर की वैल्यू को घटाते 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 अगर स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर कर दिया जाए, बी, इफ स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, देन हमें v मिलेगा कहां? सरफेस पे। और v सरफेस क्या होगा? बस इसी फॉर्मूले में आप स्मॉल r की जगह क्या पुट कर दो? कैपिटल R। तो v सरफेस हो गया -gm/r। ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं c की तरफ, जिसमें हमें क्या निकालना है? v इनसाइड। तो ये बताओ, अच्छा किसी भी स्फेरिकल शेल के भीतर इंटेंसिटी क्या होती है? 0। इसमें एक फिगर बना लेना, फिर से वही स्फेरिकल शेल है ये, इसके भीतर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। बट v 0 नहीं होगा, v कैसा होगा? कांस्टेंट। तो अब यहां वो फॉर्मूला लगाते हैं, I इज इक्वल्स टू -dv/dr। सिंस I 0 है, हेंस v क्या होगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट में ध्यान देना, भीतर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, चाहे जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा। तो ये जो पोटेंशियल है वो इसके सरफेस वाले पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो v कांस्टेंट होगा और v सरफेस के इक्वल भी होगा। तो भीतर हर जगह पे पोटेंशियल पहली बात 0 नहीं होता, दूसरी बात पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन है। यहां कोई सरफेस बनाया जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं उसको। और कितना होता है अंदर हर जगह पर पोटेंशियल? उतना ही होता है जितना कि सरफेस पे होता है। और सरफेस पे पोटेंशियल ये रहा, तो चाहे तो आप यहां पे -gm/R भी लिख सकते हो। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपको। पहला केस मतलब A, B और C बाहर के किसी भी पॉइंट पे, सरफेस पे और भीतर हर जगह सेम होता है और -gm/R होता है। बाहर कितना होगा? -gm/r। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न क्या है कि बाहर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए सीधे सीधे पॉइंट मास वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। अब इसमें देखो, ग्राफ अगर कोई कह दे बनाने के लिए, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसा आ रहा है? नेगेटिव। R की वैल्यू पॉजिटिव है और पोटेंशियल नेगेटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है? इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। तो अगर हम x एक्सिस पे R को और y एक्सिस पे पोटेंशियल को लें तो ग्राफ बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? ये जो नोट है ये इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे यही ग्राफ ही एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आप बनाओगे यहां पे एक स्फेरिकल शेल। ये क्या है? दिस इज स्फेरिकल शेल। इसके बाद ये है एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? R। ये है नेगेटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस पे हमने क्या लिया है? पोटेंशियल। ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा? सेंटर वाला पॉइंट कहां का पॉइंट है? भीतर का पॉइंट है। तो भीतर में चाहे सेंटर हो, चाहे यहां का पॉइंट हो, चाहे यहां का पॉइंट हो, चाहे यहां का पॉइंट हो, चाहे सरफेस का पॉइंट हो, यहां तक पोटेंशियल सेम होता है। यहां तक पोटेंशियल क्या है? सेम है। और इसकी वैल्यू कितनी है? -gm/R। इसी को आप v इनसाइड बोलो, चाहे आप v सरफेस बोलो। कितनी होगी वैल्यू? -gm/R। इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां अगर आप पहुंच गए, इसका मतलब स्मॉल r इज इक्वल्स टू क्या हो गया? कैपिटल R। उसके बाद जैसे ही आप इससे बाहर निकलोगे, बाहर निकलने पे ये फॉर्मूला है, R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे V की वैल्यू
वैसे वैसे v की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। r की अगर ये माइनस नहीं होता तो r की वैल्यू बढ़ाने पे ये पूरा एक्सप्रेशन घटता, पर नेगेटिव में घटने का मतलब बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा। और r इज इक्वल्स टू अगर हम इनफाइनाइट पुट कर दें तो v 0 हो जाएगा। तो ये देखो ऐसे यहाँ जाएगा, यहाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे डॉटेड लगा देना। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ इस x एक्सिस को या r वाली एक्सिस को इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। यहाँ पे एक तरह से v प्रोपोर्शनल टू 1/r है, यहाँ पे v कांस्टेंट है। इस ग्राफ का अगर कोई शेप पूछे तो क्या होगा? अगर v प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसका जो शेप है वो कैसा होगा? वो होगा हाइपरबोला। ठीक, तो ये पहला केस आपको क्लियर हुआ। पहले केस में क्या था? स्फेरिकल शेल का केस था, बाहर सरफेस पे भीतर। अगला जो केस है वो सॉलिड स्फीयर का है। सॉलिड स्फीयर के केस में भी बाहर और सरफेस पे जो फॉर्मूला आता है, जो डेराइवेशन है, वो एग्जैक्टली इसी का ए और बी वाला केस है। तो उसको अलग से नहीं पढ़ेंगे, उसमें सीधे सीधे बस नोटिंग डाल देंगे। और उसका जो केस 3 है, मतलब उसका जो सी वाला पोर्शन है, यानी किसी भी सॉलिड स्फीयर के भीतर जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी को देखेंगे। केस 2, केस 2 क्या है? सॉलिड स्फीयर। इसमें भी ए बी सी करके 3 अलग अलग केस बनाते हैं। अगर कोई सॉलिड स्फीयर हो और सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P लिया जाए, इसकी रेडियस r है, मास m है, तो इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ने v आउटसाइड मिलेगा। तो अच्छा, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले केस में कैलकुलेट किया था वैसे ही कैलकुलेट होगा ना। r इक्वल टू इनफाइनाइट से r इक्वल टू r तक इंटीग्रेट करेंगे और आराम से स्टेप बाय स्टेप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। जो पिछले वाले केस में आया था वही इस वाले केस में आएगा, क्योंकि इंटेंसिटी Gm/r² यहां भी होगी। तो डायरेक्ट लिख दें -Gm/r, यानी कि चाहे हमारे पास सॉलिड स्फीयर हो, चाहे हमारे पास स्फेरिकल शेल हो, बाहर के किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए, बाहर के किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखने के लिए पूरे के पूरे मास को सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मानकर पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है। फिर चाहे तो इसमें लिख सकते हो सेम एज द केस ऑफ स्फेरिकल शेल। बी, वी सरफेस क्या होगा? ये भी वही होगा, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R पुट कर देंगे -Gm/r। तो ये दो केस तो सेम हो गए। तो स्फेरिकल शेल की वजह से और सॉलिड स्फीयर की वजह से बाहर और सरफेस पे जो फॉर्मूला आता है, जो डेरिवेशन होता है, वो सेम होता है। अब इसमें जो सी वाला पोर्शन है, यानी सॉलिड स्फीयर के भीतर किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी केस हमने आज पढ़े हैं। ज्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से आते हैं। इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले से एक दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकलेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। सी, एट एनी पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। सब फिगर बनाते हैं। ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, ये है इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R, मास कैपिटल M। सिर्फ मान लेते हैं सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। हमें यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो ऑब्वियसली स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम होगी। सो हम क्या करेंगे, जाएंगे इनफाइनाइट पे और r इक्वल टू इनफाइनाइट से r इक्वल टू r तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां v क्या होगा? v इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन i डॉट डी आर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन इसमें देखो, इनफाइनाइट से p पॉइंट तक सीधे सीधे एक बार में इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर
जो इंटेंसिटी I का फॉर्मूला है वो अलग होता है, और किसी भी सॉलिड स्फीयर की वजह से भीतर इंटेंसिटी का फॉर्मूला अलग होता है। बाहर इंटेंसिटी अलग होती है, अंदर इंटेंसिटी अलग होती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसे इनफाइनाइट से सरफेस तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसके लिए इंटेंसिटी हम आउटसाइड वाली लिखेंगे, और एक बार सरफेस से लेकर P पॉइंट तक जाएंगे और फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। वहां के लिए जो I हम लिखेंगे वो इनसाइड वाला लिखेंगे। तो अब देखो, इसमें V एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको दो पार्ट में तोड़कर लिखा जा सकता है। तो माइनस ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन I डॉट डी आर में R इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट से स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, यानी यहां से लेके यहां तक पहले इंटीग्रेट करेंगे, और इस रीजन में जो इंटेंसिटी होगी ये इंटेंसिटी होगी आउटसाइड, आउटसाइड वाली इंटेंसिटी लिखेंगे। और किसी भी स्फीयर की वजह से आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी, वही पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए। अभी लिखते हैं इसको, प्लस फिर से एक बार इंटीग्रेशन। अब इसको R इज इक्वल्स टू कैपिटल R से, यानी सरफेस से यहां तक लेके आना है, यानी स्मॉल r इज इक्वल्स टू स्मॉल r तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। और अब जो इंटेंसिटी हमें मिलेगी वो इंटेंसिटी कैसी होगी, इनसाइड डॉट dr। तो अच्छा, ये एक्सप्रेशन समझ में आया कैसे लिखा गया है। पोटेंशियल इज इक्वल्स टू जो जनरल फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला हमने लगाया है, दो पार्ट में तोड़कर। कैसे कैसे, एक बार r इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट से यहां तक आएंगे, यानी स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R तक, फिर स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R से स्मॉल r इज इक्वल्स टू स्मॉल r तक, यानी जनरल पॉइंट R तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। बाहर के लिए इंटेंसिटी का वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब हम स्फीयर की वजह से बाहर के किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालते हैं, और इनसाइड की इंटेंसिटी के लिए इनसाइड की इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लिखना होगा, जो कि अलग आता है, जो कि जीरो नहीं आता, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर का केस है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ फिजिक्स का काम होता है खत्म। I आउटसाइड होता है GM बाई R स्क्वायर इंटू DR इंटू कॉस 180 डिग्री, इंटीग्रेशन R इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट टू R इज इक्वल्स टू कैपिटल R, प्लस I इनसाइड क्या होता है याद है, ये आता था GM R डिवाइडेड बाई R क्यूब, ये होता था फॉर्मूला। और इंटेंसिटी वाली वीडियो जाके देखो, GM R बाई R क्यूब इंटू DR इंटू कॉस थीटा में 180 डिग्री। इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, R इज इक्वल्स टू कैपिटल R से R इज इक्वल्स टू R। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी लगाए हैं, A डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। R होता है रेडियली आउटवर्ड, I होता है अंदर, दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। अच्छा, अब ये बताओ, यहाँ भी cos 180 डिग्री है, यहाँ भी cos 180 डिग्री है। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो एक -1 यहाँ से आएगा और एक -1 यहाँ से आएगा। क्यों ना उस -1 को बाहर निकाल लें और इस माइनस को निपटा दें, इसको पॉजिटिव कर दें। तब हमारे पास बचा इंटीग्रेशन R इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट से R इज इक्वल्स टू R GM बाई R स्क्वायर इंटू DR। cos 180 डिग्री का कहानी खत्म। ये तो प्लस ही होगा, माइनस आया था उसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन R इज इक्वल्स टू R से R इज इक्वल्स टू R, ये होगा GM R बाई R क्यूब इंटू DR। इसमें कोई डाउट नहीं है, आराम से सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे, कहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला केस ना हो जाए। आराम से धीरे धीरे। हाँ, स्मार्ट बोर्ड रहता तो एक बटन टच करते सब गायब हो जाता। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, सारे लोग स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, मैं यहाँ कपड़ा लेके मिटा रहा हूँ। क्या करें भाई, अभी तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है। फ्यूचर में आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मे बी स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा। वैसे स्मार्ट बोर्ड लेने से टीचर या बच्चे स्मार्ट नहीं हो जाते। खैर, GM यहाँ कांस्टेंट है, इसको ले लेते हैं बाहर।
तो GM आ गया बाहर। इंटीग्रेशन होगा सिर्फ 1/r² dr का, r इक्वल टू इन्फानाइट से r इक्वल टू कैपिटल R तक, ठीक। प्लस इसमें देखो GM/r³ कांस्टेंट है, GM/r³ कांस्टेंट है, ये आया बाहर। इंटीग्रेशन हुआ r dr, कहां से कहां तक, r इक्वल टू कैपिटल R से r इक्वल टू R तक। धीरे धीरे ये छोटा होते जा रहा है, सिंपल होते जा रहा है। GM, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/r, लोअर लिमिट r इक्वल टू इन्फानाइट, अपर लिमिट r इक्वल टू R, प्लस GM/r³। r का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी बताए थे फॉर्मूला, x⁴n वाला, पावर एक बढ़ा दो n+1, और जो ऊपर है वही नीचे भी लिखना होता है n+1। तो r की पावर कुछ नहीं यानी 1 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा r², और जो ऊपर होगा वही नीचे भी होगा। ये हो गया इंटीग्रेशन, r इक्वल टू कैपिटल R से r इक्वल टू R। इसमें कोई डाउट नहीं है? अच्छा जी, अब क्या करें, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो v इज इक्वल्स टू GM -1/r की जगह कैपिटल R, -1/इन्फानाइट पुट करोगे, 1/इन्फानाइट की वैल्यू 0 आएगी, इसकी कहानी खत्म। ये आ गया -1/r, प्लस ये कितना हुआ GM/r³, 2 को यहाँ ले लें, 2r³ कर लेते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ओ यहाँ सॉरी, ये स्मॉल r इज इक्वल्स टू r था, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, r²/2 नहीं, बाई 2 तो यहाँ चला गया, माइनस लोअर लिमिट r², 2 गया यहाँ, पहले अपर लिमिट पुट की यानी r की जगह r ही, r² माइनस r की जगह कैपिटल R। अब इसमें देखो कोई LCM वगैरह मिलेगा, LCM हो गया 2r³, 2r³ में r से डिवाइड करोगे 2r², 2r² का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस भी है, -2GMr², ये मिलेगा हमें। 2r³ में 2r³ का डिवाइड करोगे 1, तो यहाँ बचेगा प्लस GMr² माइनस r²। इसमें कोई डाउट नहीं है? अब इसमें से क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लिया जाए, -GM/2r³, -GM/r³, 2r³ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे, देखो क्या होगा, ध्यान से, माइनस कॉमन ले लिया हमने, GM कॉमन लिया, और 2r³ ये नीचे वाला पूरा पूरा कॉमन लिया, तो यहां से बचेगा 2r²। इसमें कोई डाउट नहीं है? अच्छा, माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, उसके बाद GM गया बाहर, 2r³ गया बाहर, यानी सिर्फ यही चीज बचेगी, ब्रैकेट खोल देते हैं, r² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये r²। तो फाइनली ये कितना आएगा, फाइनली आएगा v इज इक्वल्स टू -GM/2r³ माइनस GM/2r³, और यहां बचेगा 2r² प्लस r², दैट इज 3r² माइनस r²। ये है v इनसाइड का फॉर्मूला, थोड़ा सा मॉन्स्टर फॉर्मूला है, लेकिन भाई याद करना पड़ेगा। -GM/2r³, 3r² माइनस r², ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ पे, सॉलिड स्फीयर के भीतर किसी भी पॉइंट पे, और उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो अब इसमें देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, अब उसको समझते हैं। वो भी सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देखना। डेरिवेशन क्लियर हो गया? कई लोग तो डेरिवेशन भी नहीं बताते, ऐसे ही लिख देते हैं, देखो इतना होता है समझ लो, तो ऐसा नहीं, हम लोगों ने इसका आराम से समझते हुए डेरिवेशन पूरा निकाला है। अब देखो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट नंबर 1, ये भी इंपॉर्टेंट है, एट द सेंटर, सेंटर पे r की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर सॉलिड स्फीयर के हम कहां चले जाएं,
सेंटर पे चले जाए, तो इस फॉर्मूले में स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस होता था। स्मॉल आर क्या होता था? सेंटर से डिस्टेंस। तो आर की वैल्यू अगर आप 0 कर दो तो कहां पहुंच जाओगे? सेंटर पे। इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की वैल्यू को अगर हम 0 करें तो ये पोर्शन खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, नीचे एक आर बचेगा और कितना आएगा? v एट द सेंटर, ये आएगा -3/2 gm/r। v सेंटर इज इक्वल्स टू, ऐसे करें 3/2 बाहर ले लेते हैं और ये -gm/r अलग बना लेते हैं। बताओ अच्छा, -gm/r क्या होता है? -gm/r क्या होता है? सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। याद करो, सरफेस पे यही तो आता था। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि v सेंटर इज इक्वल्स टू 3/2 v सरफेस। तो अच्छा, कितने क्वेश्चन बन गए? सीधे सीधे पूछा सकता है कि सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से ये सही ऑप्शन होगा। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सरफेस का कितना गुना होता है, तो सरफेस का 1.5 गुना होता है। ये पूछा जा सकता है कि सेंटर पर पोटेंशियल और सरफेस पे पोटेंशियल का रेशियो बताओ, तो 3/2। इसका उल्टा पूछा जा सकता है कि सरफेस पे पोटेंशियल और सेंटर पे पोटेंशियल का रेशियो बताओ, 2/3 होगा। कर लोगे इस तरह का सॉल्व? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें अगर हम देखें तो सेंटर पर पोटेंशियल हमने निकाल लिया। सेंटर से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल के लिए ये फॉर्मूला है जो डब्बे में बंद है। इससे अगर ग्राफ सोचें कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो v इज इक्वल्स टू माइनस, ये पूरा कटपिट के कांस्टेंट आएगा। इसमें स्मॉल आर तो है नहीं, तो कांस्टेंट आ गया, माइनस माइनस प्लस gm/2r³ भी एक कांस्टेंट है, के नॉट मान लेते हैं, इनटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और माइनस के लगा यानी के यूनिट नीचे जाएगा। जैसे देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अब मान लो आपसे कहा जाए कि इसी को देख के x² -2 का ग्राफ बनाओ या -2 + x² का ग्राफ बनाओ, जैसा कि ये है। तो इसी ग्राफ को क्या करोगे? 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करोगे, 1 यूनिट 2 यूनिट, ऐसे यहां पे ग्राफ बनेगा। तो इसका जो शेप होगा वो होगा पैराबोलिक ग्राफ। तो अब हम लोग बनाते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने से पहले अगले नोट नंबर 2 में सारा पॉइंट लिख लेते हैं और फिर बनाते हैं इसका ग्राफ। तो सबसे पहला पॉइंट, बाहर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल। दूसरा पॉइंट सरफेस पे। तीसरा पॉइंट इनसाइड। तो ड्यू टू सॉलिड स्फीयर v आउटसाइड कितना हुआ? ये आया था -gm/r। ये है नोट नंबर 2 और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। v सरफेस कितना मिला हमें? -gm/r। उसके बाद -gm/r यहां से भी चेक कर सकते हो। अगर स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो तो भीतर वाली साइड से आप पहुंच जाओगे कहां? सरफेस पे। तो कैपिटल R रखोगे तो 3r² -r², 2r², 2 से 2 कैंसिल, r² से r² कैंसिल, एक r बचेगा, आएगा -gm/r। वही तो लिखा है। तो चाहे बाहर से आओ चाहे भीतर से आओ, सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तुम्हें वही मिलेगा। और v इनसाइड क्या मिला है हमें? v इनसाइड मिला है -gm/2r³ इन द ब्रैकेट 3r² -r²। और v सेंटर क्या मिला है? v सेंटर मिला था -3/2 gm/r। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इनकी हेल्प से बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ वंस अगेन नेगेटिव 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 नेगेटिव, सब नेगेटिव ही है। तो आर पॉजिटिव और पोटेंशियल नेगेटिव, यानी वंस अगेन 4th क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले यहां बना लेते हैं एक अपना स्फीयर।
स्फीयर कैसा है, सॉलिड, मास कितना है m, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। ये है हमारा एक्स एक्सिस जिसपे डिस्टेंस लेंगे r, और ये होगा हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस, इस पे लेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल वैसे यहाँ है, ये है पोटेंशियल, नीचे पोटेंशियल की जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। सबसे पहले चलते हैं सेंटर पे। सेंटर पे एक वैल्यू है कितनी, -3/2 GM/R। सपोज ये कैलकुलेट करने पे आया -5, तो -1, -2, -3, -4, -5, यानी यहां से कहीं से इस ग्राफ की स्टार्टिंग होगी। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, और इस वाले फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था, ये बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला कैसे होता है, यहां से यहां तक। अच्छा, यहां पे जब आप सरफेस पे आ जाओगे तो भी आपको ये सरफेस वाली वैल्यू मिलेगी, कितनी, -GM/R। यहां पे वैल्यू कितनी है, -3/2 GM/R। यहां से यहां तक ऐसे अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। इसका कोई पूछ दे शेप कैसा है, तो ये है पैराबोलिक। उसके बाद अब आप कहां पे आ गए, सरफेस पे। सरफेस का पोटेंशियल भी हमने लिख लिया। अब सरफेस से बाहर जाओगे तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ये क्या बता रहा है, V प्रोपोर्शनल टू 1/R। उसके लिए कैसा ग्राफ बनता है, हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ ऐसे डॉट डॉट लगा देना, चिपकाना मत। इनफाइनाइट पे जाके ये जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। तो ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ है। इसका शेप कुछ ऐसा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन को भी देखेंगे, अभी तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो ये थोड़ा एक जटिल टॉपिक था। आई होप आपको स्फेरिकल शेल की वजह से और सॉलिड स्फीयर की वजह से बाहर, सरफेस पे और भीतर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और ग्राफ समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही ग्राफ बना के दे दिया जाए, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पूछ दिया जाए कि भाई इसमें एक पॉइंट मेंशन है ए और एक पॉइंट मेंशन है बी, बताओ ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होंगे, और ऑप्शन में अलग अलग पोटेंशियल दे दिया जाए। ऐसे पूछा जा सकता है। 4 ग्राफ बनाकर पूछा जा सकता है। 4 ग्राफ में इन सारी वैल्यूज़ को वैरी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि इसका शेप कैसा है, इसका शेप कैसा है, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना, जो पढ़े हो उसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लो, तो क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस है तो आराम से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो ये आई होप केस आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखो, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ये एक स्फीयर है और यहां पे एक पॉइंट है P। इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसकी वजह से अगर P पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा जाए तो कोई भी बता लेगा। मास अगर m हो और रेडियस अगर r हो, पॉइंट मास का फॉर्मूला लगाएंगे -GM/R। अब आपसे कहा जाएगा कि ये इतना पोर्शन इस स्फीयर में से काट के निकाल दिया जाता है, रिमूव्ड। तो अब जो बचेगा क्या होगा, अब ये सॉलिड स्फीयर नहीं होगा। पहले सॉलिड स्फीयर था, इतना पोर्शन निकाल दिया गया, इतना पोर्शन खाली हो गया। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बचा, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप कैलकुलेट करके बताओ। तो इस तरह का क्वेश्चन अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। चलो फिर मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।